डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, समृद्धि और संपन्नता के लिए कोई परिवार हो या राष्ट्र, शांति, परिजनों या विभिन्न समुदायों में समरसता और भाईचारा होना आवश्यक है और यह स्थिति तब ही संभव होगी जब ये आर्थिक विपन्नता एवं अभावों के झंझावातों से मुक्त रहें। पैरा। आज हमारा देश गरीबी, विषमता, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बीमारी, दंगे, हिंसा, अनाचार, सांप्रदायिक विद्वेष और आतंकवाद जैसी विकराल समस्याओं से जूझ रहा है। ऊपर से यदाकदा बाढ़, दुष्काल और भूकंप जैसी दैविक विपदाएं भी आ घेरती हैं। फिर आए दिन बंद, हड़ताल, प्रदर्शन, चक्का जाम और तोड़फोड़ का भी तांडव होता रहता है। इनके परिणाम स्वरूप वातावरण शांत और समरसतापूर्ण होने के बजाय अशांत और तनावपूर्ण बना रहता है। ऐसे वातावरण में देश में समृद्धि और संपन्नता की आशा करना क्या हमारी गलती नहीं होगी? पैरा। प्रश्न उठता है कि देश को इस दयनीय दशा में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका जवाब भी स्पष्ट ही है कि हमारे देश की नैया के खेवनहार हमारे शासक एवं राजनेता देश को स्वाधीन हुए 5 दशक से ज़्यादा हो गए। विकास के नाम पर 9 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 10वीं योजना भी शुरू होने जा रही है। इन योजनाओं पर अरबों खरबों रुपए स्वाहा हो गए, पर परिणाम मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला निकला। कारण साफ है कि हमारे ये राजनेता देश के रोग की जड़ को पकड़ने में विफल हैं। पैरा। हमारी दुर्दशा का मूल कारण है गरीबी। हमारे यहाँ भी आज कुपोषण, भुखमरी, जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा, हिंसा, अनाचार, दंगे फसाद, आतंकवाद, अलगाववाद आदि तमाम समस्याओं और उत्पातों की जड़ों में एक ही कारण है, गरीबी और भूख। हमारे शासकों की कथनी और करनी में भारी अंतर रहा है। इन्होंने गरीबी हटाओ के नारे तो जोर शोर से उछाले, पर काम इसके विपरीत किया। उनकी योजनाएं भूखों को भोजन उपलब्ध कराए घावों की झोली भरती रही। मुट्ठी भर लोग तो हर वर्ष लखपति से करोड़पति, अरबपति हो गए, पर करोड़ों गरीब लोगों की हालत बद से बदतर होती गई। इन 55 वर्षों में देश में 15 से 20% लोग संपन्नता और समृद्धि के दायरे में दाखिल हो गए। पैरा। अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू जैसा जनवादी एवं समाजवाद का पक्षधर लोकप्रिय राजनेता देश में स्वाधीनता के उदय से लेकर लगातार 18 वर्ष देश के शासन का एक छत्र सूत्रधार रहा। शायद समझ का दोष एवं नीतियों में खोट इसका कारण रहा हो, पर दुख इस बात का है कि 10 वर्ष में भी
वांछित परिणाम नहीं मिलने पर भी उन्होंने अपनी दोषपूर्ण नीतियों में कोई सुधार नहीं किया, जिससे देश विकास के नाम पर उल्टे मार्ग पर चलता रहा। उनके उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पर चलते रहे और इसी का परिणाम है कि देश आज इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। 55 वर्ष की योजना के बाद विकास के उपरांत भी आज देश में गरीबी की यह स्थिति है कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को 1 जून की भी भरपेट रोटी नहीं मिल पाती। 1/3 जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, तो आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर है। सरकार का दावा है कि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, पर उनके दाम इतने अधिक हैं कि गरीबों की क्रय शक्ति के बाहर है। 1.5 लाख से अधिक गांवों और अब तो अधिकांश शहरों की गरीब जनता भी वांछित मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। 48 करोड़ लोग आज भी निराधार ठेठ अंगूठा छाप हैं। सबको स्वास्थ्य, सबको आवास और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन यापन करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराने के नेताओं के आश्वासन दिवास्वप्न बनकर रह गए हैं। इन वर्षों में विषमता में इस सीमा तक वृद्धि हुई है कि देखकर सिर चकरा जाता है। सन 47 में टाटा या बिड़लाओं की संपत्ति 30 से 40 करोड़ रुपए रही होगी, पर आज वह 10,000 करोड़ की भी सीमा पार कर गई। अंतिम छोर के करोड़ों गरीबों की कुल परिसंपत्ति मिलाकर भी अकेले टाटा या बिड़ला घराने की संपत्ति के पासंग नहीं बैठती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इन्हें गिने अति विशिष्ट और विशिष्ट राजनेताओं की सुरक्षा और रहन सहन पर जहां हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, भूख से दम तोड़ते गरीबों की ओर से सरकार आंखें मूंदे रहती है। देश में जनसंख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। महोदय, भारत का हर नागरिक इस बात को जानता है कि लगभग 80 या 90 वर्षों के कड़े संघर्षों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। देश ने गणतंत्रात्मक रूप धारण किया है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने और विकास करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यदि हम 90 वर्षों के इतिहास पर विचार करते हैं तो विवश होकर हमें यह कहना पड़ेगा कि भारत के नागरिकों का जीवन नरक तुल्य रहा है, दास्ता की जंजीरों में जकड़ा रहा है। समय समय पर सदा यह प्रयत्न चलता रहता है कि दास्ता से मुक्ति प्राप्त करें और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आधुनिक काल में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चला वह एक दीर्घकालीन संघर्ष माना जा सकता है। इस संघर्ष में हिंसा के दोनों प्रकार के मार्ग अपनाए गए। इतिहास इस बात के लिए साक्षी है कि राजाओं की आपसी लड़ाई हिंसा के मार्ग द्वारा लड़ी गई थी। युद्धों का
भयंकर रूप प्रत्यक्ष रहता था। नरसंहार का बोलबाला था। खून की नदियाँ बहा करती थी। अपने सैनिक बल पर राजा युद्ध जीता करते थे। सेना की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता था। पेरा आधुनिक काल में भी हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया गया था, परंतु हिंसा का मार्ग सफल सिद्ध नहीं हो सका। हिंसा के मार्ग को अपनाकर अनेक देशभक्त शहीद हो गए। सामूहिक लड़ाई लड़ी गई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए यह मार्ग उपयुक्त प्रमाणित नहीं हो सका। ऐसे विकट एवं कठिन समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ। सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इसे लोगों को भी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनका यह मार्ग व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था। व्यक्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा वही आगे चलकर एक सामूहिक शक्ति बन गया। वे एक व्यक्ति होते हुए भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक थे। जहां उनके चरण चल पड़ते वहीं असंख्य लोग कदम बढ़ाते गए। जो बात उनके मुख से निकलती उसे लोग वेद वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते। अंग्रेजों का शासन यदि किसी शक्ति के सामने झुका तो वह शक्ति थी गांधी जी की। ऐसे महान व्यक्ति को ढोंगी या ढकोसला कहना, वह भी किसी पुस्तक के सहारे, अपने आप में एक शर्मनाक बात है। भारतवासियों के लिए डूब मरने की बात है। हमें उनका अपमान करने के बजाय उनकी पूजा करनी चाहिए। पैरा महोदय गांधी जी ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जो बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा या महापुरुष नहीं कर सके। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो शताब्दियों से किसी के द्वारा नहीं हो पाया था। उनकी कथनी एवं करनी में एक रूपता थी। जो कहते थे वह कर दिखाते थे। गांधी जी ने कभी अभिजात वर्ग का समर्थन नहीं किया। उच्च वर्ग के प्रति कोई आसक्ति उन्होंने नहीं दिखाई और न किसी वर्ग विशेष की अपेक्षा की। मानव जीवन की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम दर्शाया। सांप्रदायिकता को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। गांधी जी ने न केवल देश के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए वंदनीय है। उन्होंने आदर्शों को देशवासियों के साथ साथ अन्य देशवासियों ने भी अपनाया और उन पर आचरण किया। आईने की तरह साफ सुथरे उनके जीवन को देखकर उनके विरुद्ध ढकोसला या ढोंगी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। गांधी जी के नाम को राजनीति के दलदल में खींच लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक युग पुरुष हैं और राजनीतिक दलदल से निर्लिप्त स्वच्छ कमल हैं। पैरा देश के सपूतों ने समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की थी जो अंग्रेजी का स्थान लेकर देश के साहित्य और संस्कृति को विकसित कर सकेगी।
और राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा कर सकेगी। उसका गौरव हिंदी को तो मिला अवश्य, किंतु अंग्रेजी के प्रति अहेतुक प्रेम ने उसे अब तक उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित होने नहीं दिया है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, अंग्रेजी की नींव उतनी ही दृढ़ होती जा रही है। इस दिशा में नेताओं को आदर्श बनना चाहिए। राष्ट्रभाषा आंदोलनों में हिंदी भाषी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे राष्ट्र प्रेमियों में उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल सारे देश के लिए आदर्श हैं। तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है। वे मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने वालों में नहीं, बल्कि जीवन में उसका प्रयोग करने वालों में हैं। सरकारी और गैर सरकारी कारोबार में हिंदी के प्रयोग के लिए वे सबको प्रोत्साहित करते हैं। पैरा महोदय, आधुनिक युग की एक बड़ी देन यह है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत प्रतियां बना सकते हैं। प्राचीन काल में यदि कोई पुस्तक लिखता था तो ग्रंथ को हस्तलिखित एक प्रति ही होती थी। उसकी यदि प्रतियां बनानी हुई तो दूसरे आदमी को पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता था, जो बहुत ही व्ययसाध्य और श्रम साध्य काम होता था। आज किसी ग्रंथ या वस्तु की प्रतियां केवल मुद्रणालय में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार से भी बन सकती हैं। एक का अनेक बना देना आज एक खेल सा हो गया है। यदि किसी अच्छे नाटककार ने मंच पर अच्छा खेल दिखलाया तो उसकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी, पर वह नाटककार एक ही स्थान पर अपना खेल दिखला सकता था, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही खेल को यदि वह फिर से दिखलाना चाहे तो उसे उतनी ही कुशलता से दिखला सकेगा जितनी कुशलता से उसने पहली बार दिखलाया था। आज केवल यही नहीं कि नाटककार के चित्र की प्रतियां बहुत बन सकती हैं, बल्कि उसके चलचित्र की प्रतियां बनती हैं, और साथ साथ उसकी वाणी भी सुनने में आ सकती है, और वह केवल एक स्थान पर ही नहीं बल्कि संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जहाँ चाहे सभी स्थानों पर और जितनी बार चाहे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का नाम साधारणतः फिल्म हो गया है। पैरा फिल्म में बड़ी शक्ति है। यदि अच्छे पात्र, अच्छे कथानक और अच्छा आदर्श दिखलाया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। जैसे किसी भी अच्छे नाटक का, पर वहाँ भी यदि कथानक दूषित हो, पात्र चरित्रवान न हो और गतिविधि उनकी ऐसी हो जो समाज अथवा व्यक्ति को ऊपर उठाने के बदले नीचे ले जाने वाली हो, तो उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। नाटक तो एक आदमी एक स्थान पर करके उसका भला या बुरा प्रभाव वहाँ बैठे हुए लोगों पर ही डाल सकता है। दूर दूर के लोगों तक उसका प्रभाव नहीं पहुँच सकता, पर फिल्मों में भला या बुरा करने की शक्ति कई गुनी अधिक हो जाती है। किसी फिल्म की जितनी प्रतियां
बना ली जाती हैं उतना ही उसका प्रभाव भी असीमित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस चीज़ में इतनी शक्ति हो उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उससे अच्छे से अच्छा फल मिले और उसमें किसी प्रकार की बुराई न आने पाए। आज सिनेमा का उपयोग 3 कामों में होता है: शिक्षा, मन बहलाव और प्रचार। ये तीनों काम जीवन में महत्वपूर्ण हैं। सिनेमा का उपयोग शिक्षा के काम में जितना बढ़ेगा उतना ही हो सकता है कि यह कथानक शिक्षाप्रद हो और पद्धति अपनाई जाए वह ऐसी हो जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को सच्ची शिक्षा मिल सके। जब मैं शिक्षा शब्द का उपयोग करता हूँ तो मेरे ध्यान में केवल बच्चों की ही शिक्षा नहीं है। पैरा महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं। चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों, उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रहना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी ही नहीं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुहावरे देखने में आए हैं, अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं है। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी हिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। पैरा इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्प्रह भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है, यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं से सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती। पर विज्ञान से
परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है, उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं, जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की 2-3 भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। पैरा वेंकटरमण के आलोचकों को यह समझना चाहिए कि इतिहास को तो राजीव गांधी के कामकाज पर ही क्या, जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की कार्यशैली, उनकी नीतियों और देश पर पड़े उनके प्रभावों पर भी फैसला करना ही होगा। नेहरू परिवार ने इस देश पर आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन किया है। आज़ादी की लड़ाई में उस परिवार का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इतिहास उनकी भूलों को नज़रअंदाज करेगा। इतिहासकारों में मतभेद हो सकते हैं। इतिहास के अलग अलग फैसलों पर जनता को अपना मानस बनाने का अधिकार है और उसका यह अधिकार अक्षुण्ण है। वेंकटरमण की पुस्तक में जो भी छोटी मोटी टिप्पणियाँ राजीव गांधी के खिलाफ की भी गई है, तो उन्हें इतिहास की घटनाएं मानकर ही विचार करना चाहिए। यदि कुछ लोग उन टिप्पणियों से असहमत भी हों तो उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वे किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बात कहने के अधिकार को चुनौती तो नहीं दे सकते। कुछ लोगों की नाराज़गी के भरोसे पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाने लगी तो इसका अंत कहाँ होगा। वेंकटरमण की नीयत पर संदेह करने का तो कोई आधार ही नहीं बनता। पैरा वेंकटरमण यदि राजीव गांधी की कृपा से ही राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे, तो यह पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि वेंकटरमण कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वे इस पद के योग्य थे या नहीं, यह प्रश्न गौण है, और वे नेहरू परिवार की कृपा से ही देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे। यह आम जनता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्व की बात तो यह है कि राजीव समर्थक कांग्रेस जन इतनी हल्की बातचीत पर भी कर सकते हैं। यदि वेंकटरमण इस पद के योग्य नहीं थे, तो राजीव गांधी और कांग्रेस ने इस सर्वोच्च पद के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। कांग्रेस जन कुछ भी मानते रहें, ऐसी बात कहकर वे अपने स्वर्गीय नेता की प्रतिष्ठा को चार चांद तो नहीं ही लगा रहे हैं। किसी पूर्व राष्ट्रपति से, खास तौर से ऐसे व्यक्ति से जो कांग्रेस से आजीवन जुड़ा रहा हो, नेहरू परिवार के प्रति निष्ठावान हो, उसी व्यक्ति के संबंध में इतनी हल्की टिप्पणियां कांग्रेस जनों को शोभा नहीं देती। पैरा वेंकटरमण ने कुछ ऐसे तथ्य
अवश्य प्रकट किए हैं, जिससे पार्टी की चारित्रिक कमजोरी ही प्रकट होती है। चंद्रशेखर के संबंध वेंकटरमण की पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह बहुत नज़दीकी घटना है और इससे सामान्य कांग्रेस जन अनभिज्ञ नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद यदि अपने संस्मरण लिखता है तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। कांग्रेस के कतिपय राजीव समर्थक लोगों ने जैसी हल्की टिप्पणियां की हैं, पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, नज़दीकी इतिहास को नज़रअंदाज करने का प्रयास किया है, उससे पार्टी हास्यास्पद स्थिति में ही आ गई है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का मौन भी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। विमत के खिलाफ ऐसी असहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी की मांग किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन के लिए शोभाजनक नहीं हो सकती। स्टॉप।